दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रभुदान चारण है। मैं आज आप लोगों के सामने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स इन इंडिया की बात करूंगा। भारत के अंदर जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स मतलब जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, है ना, कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, उन सब के बारे में बात करूंगा आपसे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना केवल एनवायरमेंट साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, आप जियोग्राफी के हिसाब से भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं होता जिनमें इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हों। तो हर किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो और इसमें एक चीज और है कि कई बार मेरे फ्रेंड्स का फोन आता है, वो पूछते हैं कि कितने नेशनल पार्क है, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लेटेस्ट डेटा उनको एग्जैक्ट नहीं मिल पाता कई जगह से, तो वो कहते हैं कंफ्यूज है हम। तो थोड़ा इस पे थोड़ा सा एक अपन डिस्कस करेंगे। आज आपको एग्जैक्ट डेटा विद सोर्स आपको बताऊंगा। तो आज हम बात करते हैं भारत के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स इन इंडिया। तो अगर अपन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स की अगर बात करूं तो उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा कि भारत जो है वो 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज क्या है? अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखोगे तो इक्वेटर के आसपास और इस ट्रॉपिकल रीजन में अपन कहें तो इसमें 17 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उनको मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज कहा गया। उसमें भारत है, ब्राजील है, यूएसए है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, मेगाडास्कर है, बहुत सारे ऐसे 17 देश हैं टोटल। ठीक है, तो इसलिए 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से भारत एक आता है इसमें से, है ना। और भारत की अगर अपन बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल की तुलना में केवल 2.4% भूभाग है भारत का। ठीक है, और इस पर लगभग 16.7% या सिर्फ रफली कहते हैं तो 17% पॉपुलेशन जो है इस पर निवास करती है। कुल एरिया पर भारत पे इतनी पॉपुलेशन निवास करती है। और अगर अपन लाइव स्टॉक्स की बात करें तो 18% ऑफ द लाइव स्टॉक्स मतलब जितने भी मवेशी हैं तो 18% विश्व के सारे मवेशी जो है भारत में है ना। तो लाइव स्टॉक्स की पॉपुलेशन जो है, लाइव स्टॉक्स की पॉपुलेशन या मवेशियों की पॉपुलेशन जो है भारत में कितनी है? 18% है। और अगर पूरे विश्व की जैव विविधता की अगर बात करें तो 8% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी मतलब लगभग 8% जो जैव विविधता है विश्व की वो भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है इस रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर अपन कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भारत के बारे में जो भारत ही में है और कहीं नहीं है, तो जैसे अपन मैं बताऊं आपको कि दुनिया में कुछ ऐसे जीव है जैसे वाइल्ड टाइगर। टाइगर तो कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन वाइल्ड रूप में जो टाइगर है विश्व में भारत में ही है और कहीं नहीं रहे, अब लगभग सब जगह से खत्म हो गए हैं। एशियाटिक लायन भारत में ही है। ठीक है, उसके अलावा एशियाटिक एलिफेंट जो है, एशियाई हाथी, वो भी भारत में ही रह गए हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, एक सींग वाला गेंडा जो है, एक सींग वाला जो गेंडा है वो भी अब केवल भारत में ही रह गया है। और काजीरंगा जहां पर ये पाया जाता है ज्यादातर, ठीक है, तो वो भी भारत में ही रह गया है। और गंगा के डॉल्फिन, जैसा कि नाम से ही पता चला है, डॉल्फिन जो गंगा के डॉल्फिन है वो भारत में ही है और कहीं नहीं है। और गैंगेटिक डॉल्फिन की एक विशेषता ये है कि जन्म से ही ये अंधे होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्नो लेपर्ड्स भारत में ही रह गए हैं। कश्मीरी स्टैग जो है वो भी केवल भारत में रह गए हैं। ठीक है, गोडावण जो पाकिस्तान के कुछ एक पहाड़ पे थे, लेकिन वहां पर क्योंकि इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं तो उस हिसाब से वहां पर जो है पाकिस्तान वाले तो वैसे इंडिया नाम जहां जुड़ जाता है तो उनसे भी वैसे रहते हैं, तो लगभग खत्म हो गए वहां से भी, अब भारत में ही रह गए गोडावण। ठीक है, लॉयन टेल्ड मकाक है वो भी भारत में है, तो एकमात्र घर है भारत इन सभी जीवों का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत। ठीक है, अब अपन अगर बात करें प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की, क्योंकि अपन उसी को आज का टॉपिक अपना वही है, तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की अगर अपन बात करें तो जैव विविधता संरक्षण के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बनाया जाता है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा बनाया जाता है। तो नेशनल बोर्ड फॉर
वाइल्ड लाइफ, ठीक है, NBWL, है ना। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो पॉलिसी बनाता है किसके लिए, जैव विविधता या वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत में। तो ये जो है इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन होता है। और ये बोर्ड जो है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो बना था उसके तहत ये बोर्ड बना था। उस बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी गई है वो बताता हूं आपको, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये कब बना था, ये 2002 में बना था, ठीक है। और इसका कार्यकाल था 2002 से 2016 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कब बना था, 2002 में। और 2002 में नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट भी बना था, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, वो भी 2002 में ही बना था, है ना। और 2002 में ही नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ये बना था। 2002 से 2016 तक इसका कार्यकाल, इस प्लान का, ये प्लान इसको लागू करना था इसमें, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट बातें थी। तो अब अपन वापस जो आते हैं नेशनल जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क पे आते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होते क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो होते हैं इसको अपन इस तरह से कह सकते हैं कि वे भूभाग या समुद्री क्षेत्र जो जैव विविधता, जो कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी तथा उसके साथ में सोशियो एनवायरमेंटल वैल्यूज, सोशियो एनवायरमेंटल वैल्यूज, है ना। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या हो गए, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऐसे भूभाग, ये भूभाग भी हो सकते हैं या फिर समुद्र का एरिया भी हो सकता है, समुद्री क्षेत्र, ठीक है, समुद्री क्षेत्र या भूभाग जो जैव विविधता तथा सोशियो एनवायरमेंटल वैल्यूज को संरक्षण करने हेतु चिन्हित होते हैं। और इन एरियाज में फिर ह्यूमन इंटरवेंशंस जो है बहुत कम होता है ना, वो सीमित होता है। मतलब मानव इस रीजन में से संसाधनों का दोहन नहीं कर सकता और लिमिटेड उसका उपयोग कर सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों को अपन क्या कहते हैं, नेशनल, जो उसको ऐसे एरियाज को कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, है ना। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सिविल सर्विसेज में पूछा था कि जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है वो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का कौन सा तरीका है। तो आपको ध्यान रखना है इन सीटू कंजर्वेशन, है ना, इन सीटू कंजर्वेशन या अंतरस्थानीय या स्वस्थानीय कंजर्वेशन, संरक्षण इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरह से हो सकती है, तो हो सकती है इन सीटू या होती है एक्स सीटू, इन सीटू या फिर होती एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है कि जो जीव जहां रहता है उसी प्राकृतिक आवास में उसका संरक्षण कर दिया जाए, तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन कहेंगे। और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, जो जीव जिसका प्राकृतिक आवास जो है वहां से उसको हटा के किसी और एरिया में ले जाके उसको किसी और जगह पे उसको संरक्षण किया जाए, तो उसको अपन एक्स सीटू कंजर्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो या कम्युनिटी रिजर्व हो, सारे के सारे कैसे होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण या अंतरस्थानीय संरक्षण की विधि होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक्स सीटू में कौन से आते हैं, जैसे जीन बैंक आ गए, है ना, जैसे बॉटनिकल गार्डन आ गए या सीड बैंक हो गए, वो सारे के सारे एक्स सीटू, क्योंकि अपन जहां पैदा होते हैं उसको वहां से ले जाके कहीं और संरक्षण करते हैं उनका, तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। जबकि जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होते हैं वो सारे के सारे किसका एग्जाम्पल होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन का। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, IUCN, आपने सभी ने नाम सुना होगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। तो IUCN जो है, इसने जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स को 6 कैटेगरी में बांटा। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर्थ, कैटेगरी फिफ्थ और कैटेगरी सिक्स्थ। कैटेगरी फर्स्ट में भी उन्होंने कैटेगरी फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, तो इस तरह से बांटा हुआ है IUCN ने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स को। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि
जो नेशनल पार्क है वो किस में आते हैं? नेशनल पार्क आते हैं कैटेगरी सेकंड। आईयूसीएन के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को कंजर्वेशन करने के लिए जो है इसने 6 कैटेगरी बांटी। आईयूसीएन ने खुद ने भी नहीं, आईयूसीएन का एक बोर्ड होता है, उसका नाम होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया किसका पार्ट है? आईयूसीएन का ही पार्ट है। ये 1960 में बना था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में 1960 में वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया बना था, जो कि आईयूसीएन का पार्ट है। उसने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को 6 कैटेगरी में बांटा, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर्थ, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6, ठीक है। और फर्स्ट वाली को भी फर्स्ट ईयर फर्स्ट बी में बांटा। अब अपने जो इंपॉर्टेंट काम की चीज जो अपने को प्रश्नों में पूछते हैं वो ये है कि नेशनल पार्क किस में आते हैं? नेशनल पार्क आते हैं कैटेगरी सेकंड में। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं? कैटेगरी सेकंड में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है आपकी वो आएगी कैटेगरी फोर्थ में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, ये किस में आते हैं? वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात है, वो कैटेगरी फोर्थ में आती है। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जिसको अपन बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वो किस में आते हैं? कैटेगरी सेकंड में आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। और बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह वो होते हैं ना, वो कैटेगरी 5 में आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व इसमें आते हैं, कैटेगरी 5th में आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं से भी आपको पूछ सकते हैं, एक दो बार पूछे हुए भी हैं। उसके अलावा कैटेगरी फर्स्ट और फर्स्ट बी ये भारत में है ही नहीं इसके इस तरह के, ठीक है। बाकी क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूं आपको ध्यान रखने के लिए कि देखो इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, इसमें आते हैं स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, जहां पे किसी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, किसी तरह का भी, है ना। ये भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में है, ये फिनलैंड में है। फर्स्ट बी में जो आता है वो है वाइल्डरनेस एरिया, इसमें आते हैं केवल वाइल्डरनेस एरिया, इसी में आते हैं, बिल्कुल जंगली क्षेत्र इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें नेशनल पार्क आ गए। कैटेगरी थर्ड के अंदर क्या आता है? नेचुरल मॉन्यूमेंट्स एंड फीचर्स, जहां पर जो नेचुरल मॉन्यूमेंट्स एंड फीचर्स जो होते हैं वो किस में आते हैं? कैटेगरी थर्ड में। कैटेगरी फोर्थ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ ही गई हैं, एग्जांपल हो गया। कैटेगरी फोर्थ को अपन ऐसे कहते हैं हैबिटेट और स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। ये जो क्या आते हैं? हैबिटेट, ये नेशनल पार्क इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एग्जांपल हो गया। इसमें क्या आते हैं? हैबिटेट जो आवास होती हैं, जीवों का आवास, और स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। अब आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? स्पेसिफिक और स्पीसीज ओरिएंटेड होती है। किसी एक पर्टिकुलर प्रजाति को, चाहे वो पेड़ की हो, पेड़ पौधों की हो, चाहे वन्य जीवों की, उस पर्टिकुलर प्रजाति को संरक्षण करने का जो एरिया होता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। जबकि नेशनल पार्क में क्या होता है? वो सारे एरिया में जो भी जीव पाए जाते हैं सबके संरक्षण के लिए होता है। जबकि ये क्या होती है? केवल एक स्पीसीज ओरिएंटेड होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? इकोसिस्टम ओरिएंटेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक अंतर है इनमें। इकोसिस्टम ओरिएंटेड, किसी इकोसिस्टम को कंजर्व करना है तो वो बायोस्फीयर रिजर्व के बृहद एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। या किसी एक स्पीसीज का अगर कंजर्वेशन करना है तो अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से घोषित कर देते हैं उसका। और एक स्पीसीज ओरिएंटेड होती है ये, चाहे वो प्लांट की भी हो सकती है, चाहे वो एनिमल की भी हो सकती है। जैसे अपन एग्जांपल बताएं ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो चूरू वाली हो, ब्लैक बक, उनको संरक्षण के लिए होती है, तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के संरक्षण के लिए हो गई ना ये। जबकि नेशनल पार्क जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे जीव जो उसके अंदर आते हैं, भले पेड़ पौधे हो, भले टाइगर हो, भले उसके कोई भी प्रजाति उसके अंदर, सबके संरक्षण के लिए काम में आती है ना। तो सारी जो है पूरी पॉपुलेशन जहाँ पे जो वहाँ पे पूरी जो कम्युनिटी होती है उनकी कंजर्वेशन को ओरिएंटेड रहती है, ठीक है। कम्युनिटी ओरिएंटेड रहती है, स्पीसीज ओरिएंटेड, ये इकोसिस्टम ओरिएंटेड होता है। इतना अंतर होता है तीनों में, ठीक है। अब जो है उसके बाद में है अपन आते हैं भारत के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में वापस अपन, है ना। अपन प्रोटेक्टेड एरिया की बात कर रहे थे। तो अब हम जो कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, इंडिया के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की बात करें तो भारत में जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन कार्य करते हैं। जितने भी भारत में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होते हैं वो,
ठीक है। अब आपको एक प्रश्न और ध्यान रखना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना कब था? 1972 में। लेकिन अब तक इसमें 2 बार संशोधन हुए, एक हुआ 2003 में और एक हुआ 2006 में। तो इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट्स या अपन कहते हैं संशोधन जो हुए हैं, वो संशोधन कब कब हुए? एक तो 2003 में हुआ था और एक 2006 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। 1972 में तो बना था और इसमें अमेंडमेंट या संशोधन 2003 और 2006 में हुए थे। इसके अंतर्गत जितने भी वाइल्ड लाइफ जितने भी ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होते हैं वो इसी एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। तो भारत में अगर अपन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की बात करें तो भारत में 4 तरह के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हैं। एक तो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा होते हैं नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तीसरे होते हैं उसको कहते हैं कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। और चौथा जो होता है वो क्या होता है? उनको बोलते हैं अपन कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व्स, है ना। ये 4 ही प्रोटेक्टेड एरिया जो इस एक्ट के तहत है, वो 4 ही प्रोटेक्टेड एरिया है। बाकी इसके अलावा और भी है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व इस एक्ट के अंदर नहीं आते, बाकी है ना। एक है टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर रिजर्व कहो, रिजर्व, है ना। और एक एलिफेंट रिजर्व। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया टोटल भारत में है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करें तो 2020 तक के मैं लेटेस्ट डेटा आपको बता रहा हूं। भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर अपन बात करें तो भारत में कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 551, ठीक है। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो भारत में 2020 तक कुल नेशनल पार्क थी 104। कम्युनिटी रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी रिजर्व भारत में कुल है 127। और कंजर्वेशन रिजर्व की बात करूं तो भारत में कुल थे 2020 तक 88 कंजर्वेशन रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको पूछ सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण जो बात में आ गई, इसका परसेंटेज एरिया ऑफ कंट्री कितना है इनका, ठीक है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, इनकी अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर जो नेशनल पार्क हैं उनका जो एरिया है वो है 1.23% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द नेशन, है ना। भारत के कुल एरिया का राष्ट्रीय उद्यान में केवल 1.23% एरिया आता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है 3.64% एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो वन्य जीव अभयारण्य है ना, जो कि 551 है टोटल, उनका अगर सारों का एरिया निकाला जाए तो 3.64% एरिया है पूरे देश के एरिया के मुकाबले, ठीक है। तीसरा जो है वो है कम्युनिटी रिजर्व। और कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं वो टोटल उसकी संख्या कितनी है? 127 है, लेकिन इसका एरिया कितना है? मात्र 0.02% एरिया है टोटल राष्ट्र के कुल एरिया का, केवल इतना ही भूभाग पर कम्युनिटी रिजर्व है। और कंजर्वेशन रिजर्व जो है 88 है और इनका एरिया कितना है? 0.13% एरिया, ठीक है। तो अगर इसका टोटल अपन बात करें तो सन 2020 तक टोटल जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो के अंदर जो भारत के जितने टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज कितने थे? 870 प्रोटेक्टेड एरिया भारत में 2020 तक भारत में 870 प्रोटेक्टेड एरिया थे। और इनका सबका एरिया अगर अपन टोटल करें तो कितना थे? 5.02% एरिया में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि भारत में सन 2020 तक कितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं? 870। और उसका प्रतिशत पूरे भूभाग का कितना प्रतिशत पे है? तो 5.02% पर है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व अब तक है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। और टाइगर रिजर्व टोटल 50 हो गए, आसाम में और बन गए ना नए, तो 50 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है। और एलिफेंट रिजर्व भारत में अब तक है केवल 32। ये आपको ध्यान रखना है टोटल एरिया नेटवर्क्स की अपन बात करें तो, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको इस बार पर बिल्कुल लेटेस्ट भी है, तो आपको ध्यान रखना है। एक जापान के अंदर, जापान में सन 2010 में कोप 10, है ना, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म कोप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
10 मतलब उसकी 10वीं मीटिंग हुई थी जापान के। और जापान के भी कौन सा प्रांत था? एची प्रांत, AICHI, एची प्रोविंस था वहां पर। एची प्रांत की शहर का नाम था नागोया, नागोया शहर, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है बायोडायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बताता हूँ। नागोया शहर में, जो कि एची प्रांत का नागोया शहर है, वहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी जापान में सन 2010 में। अब इसके अंतर्गत क्या था कि इसमें एक जैव विविधता की लेटेस्ट स्ट्रेटेजी बनानी थी, कि जैव विविधता, जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनानी थी, लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनानी थी। और उसके तहत उन्होंने क्या करा था? एची टारगेट के नाम से। आपको एक प्रश्न आता है कि एची टारगेट्स क्या होते हैं, एची लक्ष्य क्या होते हैं, ठीक है। तो एची लक्ष्य क्या है? जापान में सन 2010 में COP10 जो मीटिंग हुई थी, वो एची प्रांत के नागोया शहर में हुई थी, जिसका मूल उद्देश्य क्या था? जैव विविधता की अद्यतन रणनीतिक योजना, जो लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनानी थी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और जिसको एची शहर के, एची प्रांत में होता है, इसलिए इसको एची टारगेट कहा गया। और ये टारगेट जो उन्होंने तय किए थे, वो कुल टारगेट कितने थे? वो 20 लक्ष्य थे। 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स के अंतर्गत, 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स के अंतर्गत 20 टारगेट्स थे, ठीक है। 20 टारगेट तय कब करने थे? 2020 तक, जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नागोया शहर में सन 2010 में COP10 जो मीटिंग हुई थी, उसके अंतर्गत एची टारगेट्स तय किए गए थे। एची टारगेट्स क्या है? एची क्यों दिया? एची नाम क्यों दिया? एची नाम क्योंकि जापान के एक प्रांत का नाम है, जहां का बड़ा शहर है नागोया शहर। अब नागोया भी प्रश्न बनते हैं। नागोया बहुत महत्वपूर्ण शहर है। नागोया किस लिए जाना जाता है? नागोया में मोटर इंडस्ट्रीज है जापान की। आपने देखा होगा, टोयोटा है या होंडा है या मुत्सुबिशी है, ये सब गाड़ियां नागोया शहर में ही बनती है। तो नागोया शहर जो है, उसको इसको सन 2016 में शायद जापान का सबसे उदास शहर का भी इसको खिताब मिला था। तो इसको बोरिंग सिटी ऑफ जापान भी कहा जाता है नागोया को। लेकिन अपने को वो नहीं देखना, अपने को ये देखना है एची जो नागोया में हुआ था। एची टारगेट जो है एची प्रांत के नागोया शहर में तय किए गए थे 2010 में। और उसका टारगेट क्या था? एची टारगेट्स 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स लक्ष्य तय किए, उसमें से जो टारगेट्स 20 टारगेट्स तय किए गए थे, वो 20 टारगेट्स कब तक लागू करने थे? 2020 तक, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ी दिनों पहले 2018 में ही भारत ने, दिसंबर 2018 में 6 सूत्री प्रोग्राम जमा करवाया था इन्होंने एची टारगेट के तहत। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में 11वें एची, इसमें जो टोटल 20 टारगेट थे ना, उसमें 11वां टारगेट था वो बायोडायवर्सिटी से संबंधित था। और उसमें ये कहा गया था, 11वें टारगेट में ये कहा गया था कि कुल क्षेत्र का 17% एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में होना चाहिए किसी भी राष्ट्र का, ठीक है। तो भारत में कितना है? केवल 5.02% ही है, जबकि होना कितना चाहिए था? 17% 2020 तक होना चाहिए था। इससे अपन काफी पीछे रहे हैं, ठीक है। ये 11वें टारगेट में कहा गया था कि 17% एरिया हर राष्ट्र का लगभग प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में होना चाहिए, लेकिन भारत का केवल 5.02% है। इसलिए ये 17% बहुत कम है। तो ये एक अभी लेटेस्ट हो गया, क्योंकि 2020 तक के टारगेट अचीव करना था, अपने इसमें असफल रहे, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। उसके बाद में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न लोग पूछते हैं कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी को अपन एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो सब चीजें याद आ जाएगी अपने को। इधर अपन लेते हैं पैरामीटर क्या है, कि किस पैरामीटर पे अपन इसको अंतर देख रहे हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व को किन किन पैरामीटर में अपन अंतर स्पष्ट करेंगे तीनों का, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जो है, पहले अपन लेते, पहला पैरामीटर है अपना संरक्षण का प्रकार, प्रोटेक्शन टाइप, है ना। संरक्षण का प्रकार क्या है? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेशनल पार्क क्या है? वाइल्ड लाइफ
को संरक्षण करने के लिए है, वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए है। जबकि ये क्या है, ये तो सभी वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, जबकि ये क्या है, एक स्पीसीज ओरिएंटेड है, स्पीसीज ओरिएंटेड, किसी पर्टिकुलर प्रजाति को सेव करने के, कंजर्व करने के लिए ही ये बनाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। वो पर्टिकुलर स्पीसीज प्लांट्स भी हो सकती है या एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी पर्टिकुलर प्लांट को, जैसे रोहिड़ा को बचाने के लिए कोई हो जाए तो प्लांट के लिए हो जाएगा, या किसी गोडाउन को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोडाउन पर्टिकुलर स्पीसीज हो गई, तो एक स्पीसीज को बचाने के लिए जो होती है वो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाएगी, है ना। और नेशनल पार्क में क्या होता है, किसी एक स्पीसीज पे फोकस नहीं करते, सारे वाइल्ड लाइफ जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनके संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं ये, ठीक है। और ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए इकोसिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, इकोसिस्टम ओरिएंटेड, है ना। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, जैसे ना, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो पर्टिकुलर इकोसिस्टम तो बृहद एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है ना इसका, बायोस्फीयर रिजर्व का। तो इसलिए पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए, ये इकोसिस्टम कंजर्वेशन को करने के लिए इकोसिस्टम ओरिएंटेड होते हैं ये, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर हो गया तीनों को, कंपेरेटिव स्टेटमेंट अगर से देखें तो। इसमें दूसरा क्या है, बाउंड्रीज या सीमा, सीमा या उसकी बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री में क्या होता है, नेशनल पार्क की बाउंड्री बिल्कुल चिन्हित होती है ना, डिमार्केटेड बाउंड्रीज होती है, फिक्स बाउंड्री होती है, निश्चित बाउंड्री होती है, स्पष्ट बाउंड्री होती है ना। तो ये बहुत ही कानूनी रूप से स्पष्ट बाउंड्री, स्पष्ट सीमांकन होता है इसका, ठीक है। तो सीमा इसकी बिल्कुल प्रॉपर होती है, जबकि इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो सीमा है वो उसका सीमांकन नहीं होता, स्पष्ट नहीं होती, तो स्पष्ट नहीं होती इसकी बाउंड्री, स्पष्ट नहीं होती, ठीक है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में भी नेशनल पार्क की तरह सीमा बिल्कुल स्पष्ट होती है, ठीक है। इसकी सीमा बिल्कुल डिमार्केटेड होती है, इसकी बाउंड्री से ना, इसकी भी और इसकी भी। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो बाउंड्री होती है वो फिक्स नहीं होती, डिमार्केटेड नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, है ना। तो ये इसमें अंतर हो गया। तीसरा जो अंतर होता है वो लेजिस्लेशन को, है ना। लेजिस्लेशन में क्या है कि किस कानून के हिसाब से बना है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये बना है। ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बना है। जबकि ये क्या है, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से नहीं बना है। आपको पता होगा यूनेस्को ने सन 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम दिया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैब प्रोग्राम, है ना, MAB, मैब प्रोग्राम दिए थे। उस प्रोग्राम के तहत ये बने हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से नहीं बने हैं, ठीक है। इसको, इस प्रोग्राम को क्या हुआ, सारे देशों की सरकारों ने इसको अडॉप्ट किया है ना। तो सब जो नेशनल गवर्नमेंट से हर एक राष्ट्र की, उन सभी ने इसको मंजूरी दी है। तो उस हिसाब से तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। तो लेजिस्लेशन के हिसाब से इनमें अंतर हो गया। उसके बाद में लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगर अपन देखें, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, तो अपन इसमें देखें तो इसमें ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है, बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत कानूनी रूप से किसी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंसेस इसमें नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए क्या होता है, जब जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डिग्री या ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब संरक्षण का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पे संरक्षित किया जाता है जीवों को। जबकि इसमें क्या होता है, इसकी तुलना में इसमें इतनी लेसर डिग्री होती है, इसकी ज्यादा ग्रेटेस्ट डिग्री नहीं होती। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मनुष्यों का इंटरफेरेंसेस हो सकता है ना, जैसे चराई के लिए, जीव पशुओं को चराने के लिए जा सकते हैं इसके अंदर इंसान, है ना, जो सूखी लकड़ियां काटने के लिए जा सकते हैं, है ना, और कोई लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करना तो भी कर सकते हैं, इसमें अंदर परमिशन होती है। जबकि इसके अंदर किसी तरह की कोई परमिशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कंजर्वेशन ज्यादा हो पाता है, यहाँ पर नहीं हो पाता, ठीक है। तो लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें अपन कह सकते हैं लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें भी प्रोटेक्शन की डिग्री लेसर होती है इसकी तुलना में। और इसमें भी क्या होता है, नेशनल पार्क की तरह ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया होता है, आपको पता होगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या होता है, बाहर वाला ट्रांजिशन जोन होता है, उसके बीच में जो होता है बफर जोन होता है, सबसे अंदर होता है कोर जोन होता है। इस कोर एरिया के अंदर तो किसी तरह का कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, ठीक है। और ये जो बफर जोन है, इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड, है ना, जिसमें सेटलमेंट, बहुत कम सेटलमेंट होना चाहिए, बाकी जो है रिसर्च अगर के लिए इसके अंदर परमिशन होती है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला ट्रांजिशन जोन होता है, इसके अंदर ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है, ठीक है।
और इसके अंदर जो है इंटरफेरेंस हो सकता है। तो ये जो कोर एरिया है इसके अंदर किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसमें ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है, ये भी एक अंतर होता है। उसके बाद में अगर अपन देखा जाए मानव गतिविधियां अगर देखा जाए तो मानव गतिविधियां इसके अंदर बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती हैं, इसके अंदर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। मानव इसके अंदर किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस, रिसर्च के लिए जा सकते हैं वैसे, लेकिन सामान्यतया मानव का इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं होता, इंटरफेरेंस मानव नहीं करता इसके अंदर, क्योंकि मानव रहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। तो सेटलमेंट में भी लोग रहते हैं कहीं, जैसे डेजर्ट नेशनल जो पार्क, अब तो नेशनल पार्क हो गया, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट रहा काफी टाइम, तो उसमें बहुत सारे ह्यूमन पॉपुलेशन सेटलमेंट वहां पर हैं, लोग खेती करते हैं, सब चीजें करते हैं, तो इसके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है ना, इसलिए यहाँ पर लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन भी रहता है। ठीक है, तो सीमित रूप से मानव गतिविधियां जैसे चराई होती हैं, खेती होती हैं, वानिकी भी होती है ना, की जा सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। ठीक है, तो इसलिए मानव गतिविधियां यहाँ पर होती है, और इसके अंदर भी मानव गतिविधियां केवल ट्रांजिशन जोन में इधर हो सकती हैं, बाकी अंदर मानव गतिविधियां नहीं होती, तो इसलिए भी यहाँ पर भी जो है प्रोटेक्शन ज्यादा रहता है। ठीक है, बफर जोन में सीमित गतिविधियां हो सकती है, ये बफर जोन है, अंदर वाला है बफर जोन, बीच वाला ये है कोर जोन। ठीक है, कोर एरिया, और ये है ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन में तो बहुत आवागमन रहता है, बफर जोन में भी लिमिटेड आवागमन रहता है, लेकिन कोर एरिया में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में IUCN स्टेटस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, IUCN का जो स्टेटस है, IUCN स्टेटस नेशनल पार्क में क्या है, ये कैटेगरी सेकेंड में आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो किस में आती है, कैटेगरी 4 के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आती है। IUCN ने जो कैटेगरी 4 का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बना रखा, उसके अंतर्गत आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और ये आता है कैटेगरी 5 के अंदर, तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद में भारत के अंदर जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको अपन पार्ट बी में अपन स्टेट वाइज तो सारा तब पढ़ेंगे, लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें जो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको बता रहा हूं। जो नेशनल पार्क है, दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट नेशनल पार्क विश्व का, वो था येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क, और ये कहाँ है, ये USA में है। ठीक है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, वहां पर जो है गर्म पानी के चश्मे, गीजर्स वगैरह भी नेचुरली वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत बड़ा US में बना था, ये बना था 1872 में, सबसे पहला विश्व का